नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। जी हां, क्रिसमस पर पुतिन को चुनौती, ये बड़ी खबर आ रही है कि जेलेंस्की का ज्वालामुखी और कैसे वर्ल्ड कवरेज में हम आपको बताएंगे आखिरकार कैसे रूस और यूक्रेन की जंग और विध्वंसक होती जा रही है। रूस में व्लादिक्लाज में संदिग्ध धमाका हुआ है और खासतौर पर विस्फोट में रूसी शॉपिंग मॉल तबाह हो गया है और कहा यह जा रहा है कि मॉल के अंदर हुए धमाके में एक शख्स की मौत भी हो गई है। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉल में किस तरीके से धमाका हुआ है। इस मॉल के अंदर धमाके में एक शख्स की मौत भी हो गई है और खास बात यह कि ये रूस के व्लादिक्लाज शहर में ये संदिग्ध धमाका हुआ है। और अगली खबर है रूस में हमले को लेकर। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। रूस ने एनर्जी सेंटर को टारगेट भी किया है। ज़पोरिजिया और कीव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन में लगातार ब्लैकआउट का खतरा सबसे ज्यादा गहरा गया। ज़पोरिजिया और कीव सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और अगली खबर है कि यूक्रेन भेजे जा रहे हैं रूसी टैंक, जो क्षेत्र में T-90M टैंक की तैनाती की जा रही है। रूसी रेलवे से भेजे जा रहे हैं ये T-90 टैंक और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रेलवे की मदद से लगातार इन टैंक्स को अलग अलग बॉर्डर एरियाज में भेजा जा रहा है। और अगली खबर भी यूक्रेन में है। यूक्रेन के क्रीवी शहर पर हमला किया गया है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया है। रूसी हमले में रिहायशी इमारत तबाह कर दी गई है। कई लोगों के मौत की भी खबरें मिल रही है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी खबरें मिल रही हैं। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है और रूस लगातार इन इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक भी देखने को मिला है। यूक्रेन ने रूसी अटैक तबाह कर दिया और खास तौर पर रूस के इन इलाकों में, कुर्स्क के इलाकों में लगातार ड्रोन की मदद से बड़े धमाकों को अंजाम दे रहा है यूक्रेन। और बड़े धमाके के बाद आग के शोलों में तब्दील हुआ ये टैंक। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुतिन को जिस बात की आशंका लंबे समय से लगातार वो जता रहे थे, वो आशंका अब सच साबित हो सकती है। यूक्रेन में नाटो सेना उतर सकती है और अब तक नाटो अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को मदद करता है, लेकिन अब पहली बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नाटो सेना डायरेक्ट युद्ध में मैदान में उतरेगी। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने संकेत दिए हैं कि ब्रिटिश आर्मी यूक्रेन जाएगी। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताया कि युद्ध के बीच ब्रिटेन उठा सकता है बड़ा कदम। ब्रिटिश सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है ब्रिटेन और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए ब्रिटिश आर्मी को यूक्रेन भेजा जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ये संकेत भी दिए हैं। और देखिए यूक्रेन के ब्रिटेन के सैनिकों के यूक्रेन में आ जाने के बाद कैसे समीकरण बदलेंगे, पूरी खबर अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं। देखिए लगातार कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में होगा ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश आर्मी। और खास बात यह भी कि आखिरकार रूस को किस बात पर सबसे ज्यादा डर है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे ब्रिटिश सैनिक और अत्याधुनिक हथियारों से युद्ध भूमि में भारी प्रभाव पड़ सकता है। और मौजूदा स्थिति इस समय क्या है? 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहां तक कि ब्रिटिश यूक्रेन में खुफिया जानकारी भी साझा करता रहा है। यह भी एक बड़ा लगातार डर है। और देखिए पुतिन लंबे समय से नाटो को धमकी दे रहे हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन में अगर
एक भी नाटो सैनिक घुसा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बताते हैं कि नाटो के दखल पर पुतिन क्या कह रहे हैं और क्या कह चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन में नाटो की बिसात और पुतिन क्यों इस समय सबसे ज्यादा गुस्सा में है। पुतिन नाटो देशों को सरेआम इस मामले में धमकी दे चुके हैं। रूस कह चुका है कि यूक्रेन में नाटो सैनिक घुसे तो करारा जवाब दिया जाएगा। युद्ध में यूक्रेनी सीमा से बाहर भी जा सकता है रूस, और रूस के निशाने पर सबसे पहले पोलैंड ही आएगा और बाल्टिक देशों पर दबाव भी बनाने की रणनीति अपना सकते हैं पुतिन। और देखिए, अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेन को कितने सैन्य मदद दी है और यूक्रेन को कैसे लगातार मदद करता है ब्रिटेन। चैलेंज 2 टैंक भी ब्रिटेन की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को दी है। जैवलिन मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने ही दिया है। यहां तक कि स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को दिया गया। यहां तक कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को प्रोवाइड करा चुका है ब्रिटेन, और AS-90 होविट्जर तोपें भी यूक्रेन को दी जा चुकी है। M270 रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन फतेह की तैयारियां तेज कर दी है। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। पुतिन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन का डोनेस्क ही है। पुतिन पूरे डोनेस्क और इसके बाद निप्रो पर कब्जे की कोशिश करने लगे हुए हैं। साल 2024 खत्म होने को है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन जंग में इस वक्त सबसे ज्यादा बारूद पूर्वी यूक्रेन में बरस रहा है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के सैनिक ज़ेलेंस्की के जवानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 210 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सिर्फ डोनेस्क में 14 इलाकों पर कब्जा किया है। रूसी सेना कुपियांस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोवस्क में आगे बढ़ रही है। 2024 खत्म होने से पहले रूस टोरेत्स्क और पोक्रोवस्क पर कब्जा कर सकता है। पुतिन ने जंग का केंद्र बिंदु पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क को बना दिया है। रूस की सेना यहां बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन जल्द से जल्द पूरे डोनेस्क पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन में लड़ रही सेना का 30% हिस्सा डोनेस्क में झोंक चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50,000 जवानों ने डोनेस्क में मोर्चा संभाल रखा है और सभी का उद्देश्य एक ही है, हर हाल में डोनेस्क फतेह करना है। डोनेस्क में यूक्रेन के 3 बैटल ग्रुप जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी क्षति पहुंचाई है। डोनेस्क में लड़ रहा रूस का पहला बैटल ग्रुप है सेंटर, जिसने 24 घंटे में यूक्रेन के 610 सैनिकों को मार डाला है। वहीं 2 टैंक और 6 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं। डोनेस्क रीजन में लड़ रहा रूस का दूसरा बैटल ग्रुप है वोस्तोक, जिसके साथ जंग में 155 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन को 1 टैंक और 4 सैन्य वाहनों का नुकसान हुआ है। जबकि तीसरे ग्रुप का नाम है युग बैटल ग्रुप। युग बैटल ग्रुप के हमले में 400 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं 6 टैंक तबाह हो गए हैं। कुल 9 सैन्य वाहन नष्ट होने की खबर है। इधर यूक्रेन ने भी डोनेस्क को बचाने की कवायद शुरू कर दी है।
जमीनी सैन्य मोर्चे पर फेल होते देख जेलेंस्की ने डोनेट्स्क के शहरों और रूस की सैन्य टुकड़ियों पर एयर अटैक का आदेश जारी किया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने डोनेट्स्क पर 6 मिसाइल अटैक किए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसने सभी हमलों को विफल कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही पुतिन पूर्वी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे का निश्चय कर चुके हैं। पुतिन की वॉर डायरी में 19 जनवरी से पहले डोनेट्स्क से निप्रो तक रूसी ध्वज फहराने का प्लान सेट हो चुका है। डोनेट्स्क को लेकर रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से क्रिस्टल क्लियर रही है कि कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, डोनेट्स्क को अपने हाथ में ही लेना। और यही वजह है कि कुर्स्क के बाद अब डोनेट्स्क में लगातार बड़े स्ट्राइक्स या बड़े अटैक कर रहा है रूस। और इसी बीच एक खबर यूक्रेन से भी आ रही है, जहां यूक्रेन की 71वीं जैगार ब्रिगेड को बड़ा झटका लगा है। युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागे हैं 22 सैनिक और हफ्ते भर में भागे हैं ये 22 सैनिक। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेन के कई सैनिकों के भागने की खबरें लगातार इन इलाकों से मिल रही है। एक तरफ रूस के अटैक बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जेलेंस्की की सेना कितनी बड़ी भगौड़ी है या फिर उसके कितने सैनिक अब तक भाग चुके हैं। यूक्रेन की 195वीं अन्नाकिव्स्काया ब्रिगेड में हलचल है और दिसंबर की शुरुआत में 1000 सैनिकों ने ब्रिगेड को छोड़ दिया था। सभी सैनिकों को फ्रांस में ट्रेनिंग दी गई थी। 2024 के पहले 10 महीनों में 19,922 सैनिकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए थे। अब तक करीब 2 लाख यूक्रेनी सैनिकों के सेना छोड़ने का अनुमान भी बताया जा रहा है। आपको हमने ये आंकड़े बता दिए, आपको समझाया कि आखिरकार कितने यूक्रेन के सैनिक अब तक छोड़कर भाग चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सेना छोड़कर भाग रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। लगातार सबसे पहली वजह है लगातार लड़ाई का दबाव है। लड़ाई को करीबन 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। लंबे समय तक मोर्चे पर रहने की थकान भी इन सैनिकों को है। तीसरी बड़ी वजह, करीब 2.5 साल से ज्यादा से चल रहा है ये युद्ध और इसी को लेकर ये सैनिक अब तक निराश है। इसके बाद गोला बारूद की कमी यानी आर्म्स एंड एम्युनिशन की कमी, सैन्य उपकरणों की कमी भी एक बड़ा इसका रीजन है। तीसरा बड़ा कारण है कड़ाके की सर्दी में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, यानी लगातार ठंड के अंदर सैनिकों की लड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है और जीत की संभावनाओं पर संदेह लगातार यूक्रेनी सैनिकों को बना हुआ है। साथ ही सैनिकों की मौत का भी लगातार इनका मनोबल बहुत ज्यादा गिर चुका है। इसके अलावा कमांड और कंट्रोल में समस्याएं आ रही है। इनके कमांड इनको कैसे दी जाए, बड़े जनरल्स के मारे जाने के बाद ये बड़ी दिक्कत है। कुछ कमांडरों के नियमों से असहमति यानी बड़े कमांडर्स को लेकर लगातार असहमति सैनिकों में है और रोटेशन पॉलिसी में भी अनियमितताएं लगातार, क्योंकि युद्ध लंबे समय से चल रहा है तो रोटेशन नहीं हो पा रही। रूसी सेना की भारी बमबारी भी एक इसकी बड़ी वजह और यहां तक कि अपर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको लगातार इन इलाकों में भागने के लिए मजबूर कर रहा है। रूस के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक हो चुकी है। जहां खुफिया रिपोर्ट है कि बेलारूस की सीमा पर रूसी सेना ने सैन्य वाहन यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुके हैं। इन सभी वाहनों पर Z के बजाय O अक्षर लिखा हुआ है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए जेलेंस्की ने बेलारूस सीमा से बड़ी संख्या में सेना को हटा दिया गया है और खास बात यह भी कि रूस ने इसी का फायदा उठाते हुए बेलारूस फ्रंट से जंग शुरू करने का अपना फैसला लिया है। जनवरी ऐसी तारीख है जो रूस यूक्रेन के युद्ध की दशा और दिशा तय करेगी। लेकिन उससे पहले यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों आशंकित हैं। युद्ध से जुड़ी दोनों शक्तियां अपनी अपनी सामरिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने में जुटी हैं ताकि भविष्य में अगर कोई शांति समझौता आकार लेता है तो अपने अपने हित साधने के लिए पलड़ा भारी रहे।
ईयू का लक्ष्य है कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा जमाए रखना, जबकि रूस का लक्ष्य है यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लेना। ईयू यूक्रेन को समर्थन देकर रूस को ज्यादा से ज्यादा सैन्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो रहा है और रूस कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को बाहर करने के साथ ही कीव पर कब्जा जमाने का ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अभी रूसी सेना पोक्रोवस्क, ज़ैपोरिज़िया से सटे इलाकों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही। अगर पूर्व दिशा से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन चलाया गया तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगना तय है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने गठबंधन की मदद से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन ओ शुरू कर दिया है। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सेना के ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन देखे गए हैं। ये पुतिन के ऑपरेशन ओ शुरू करने का प्रमाण है। ऑपरेशन ओ का मतलब है जंग का बेलारूस फ्रंट खुल जाना। अभी तक युद्ध में जेड अक्षर लिखे वाहन नजर आते रहे हैं। जेड सिंबल वाले सैन्य वाहन पश्चिमी रूस में तैनात सेना के हैं, लेकिन अब यूक्रेन में ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। ओ सिंबल वाले रूसी सैन्य वाहन बेलारूस में तैनात रहते हैं। अब पुतिन ने कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बेलारूस से जंग का फ्रंट खोल दिया गया है। कीव पर कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर देना। कीव पर कब्जा होते ही पोलैंड से सटे यूक्रेनी भूभाग पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही वेस्टर्न हथियारों की सप्लाई भी कट जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी राजधानी यहां से हटानी होगी। बेलारूस सीमा से कीव की दूरी 90 किलोमीटर है। बेलारूस से रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ चुकी है। कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 20 जनवरी से पहले पुतिन ने कीव विजय का लक्ष्य तय कर लिया है। यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी सेना के कई सैन्य वाहन यूक्रेनी सेना की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ लगातार रूस की तरफ से बढ़ती एयर स्ट्राइक्स और दूसरी तरफ अपने सोल्जर्स के युद्ध भूमि से भागने की खबरें, इसने यूक्रेन को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि युद्ध भूमि में यूक्रेन की रोबोट आर्मी के आने की भी खबरें लगातार मिल रही है। जी हां, यूक्रेनी सेना ने मैदान में उतारे हैं अपने रोबोट और राइफल से लैस यूक्रेनी सेना के एयरबोट लगातार दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने जारी किया है इसका वीडियो और यह भी दिखाने की कोशिश की है कि कई इलाकों के अंदर जहां पर उसके सैनिकों की मौजूदगी नहीं है, वहां पर यह रोबोट आर्मी उनके लिए लगातार रूस के साथ जंग में उतर चुकी है। और देखिए लगातार जेलेंस्की की ये रोबोट आर्मी या फिर रोबोट सेना कैसे काम करती है, क्या इसका काम है, ये भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन की नेशनल गार्ड की 13वीं ब्रिगेड में उतारी है ये रोबोट सेना और खार्किव के युद्ध क्षेत्र में रोबोट उतारे गए हैं और नो मैन्स लैंड पर गुजरते नजर आ रहे हैं ये रोबोट। और यूक्रेनी रोबोट में लगी है मशीन गन। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको आर्म्स के साथ इसको असेंबल किया गया है। इस पर मशीन गन लगाई गई है। रोबोट में 4 ड्राइव टायर लगे हुए हैं, ड्राइविंग टायर, यानी लगातार इलाकों में मूवमेंट करने में आसानी हो। सभी रोबोट वॉर रूम से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी इसको लेकर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो लगातार इनकी मूवमेंट को मॉनिटर करता रहता है। और अब क्यों हो रही है ये रोबोट्स की तैनाती, ये भी आपको हम समझा देते हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन को 5 लाख सैनिकों की इस समय जरूरत है। सेना में भर्ती की उम्र 25 से 18 साल करने की तैयारियां भी चल रही हैं। यहां तक कि फायरिंग के अलावा गोला बारूद पहुंचाने में भी ये रोबोट बहुत ज़्यादा मददगार है। घायल सैनिकों को निकालने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है और यही वजह है इन रोबोट्स को यहाँ पर लगातार इन इलाकों में डिप्लॉय किया जा रहा है। और देखिए यूक्रेन अब तक नाटो देशों के दम पर जंग लड़ रहा था, लेकिन अब जेलेंस्की के वैज्ञानिकों ने नए और अत्याधुनिक हथियार तैयार किए हैं जो न सिर्फ स्वदेशी हैं बल्कि जंग के रुख को 360 डिग्री में पलट सकते हैं। यूक्रेन के ये नए हथियार कौन से हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
2025 में रूस यूक्रेन की जंग सिर्फ सैनिकों और पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि नए साल पर ज़ेलेंस्की के मशीनी योद्धा जंग में उतरने वाले हैं। दो 2025 में यूक्रेन 2 रोबो हथियारों से जंग लड़ने वाला है। नंबर 1 रोबोटिक ब्राउनिंग मशीन गन, नंबर 2 ड्रैगन ड्रोन। वीडियो में नजर आ रहा यह यूक्रेन का सबसे नया और आधुनिक रोबोटिक ब्राउनिंग मशीन गन है, जिसे चलाने के लिए किसी सैनिक की जरूरत नहीं होती। यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने इसे एक रोबोट पर फिट किया है, जो देखने में एक टैंक की तरह नजर आता है। इसे वॉर ग्राउंड से कई किलोमीटर दूर बैठा यूक्रेन का जवान कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक नया और आधुनिक ड्रैगन ड्रोन भी तैयार किया है। इसे कुछ मोर्चों पर जंग लड़ते हुए भी देखा गया है। जरा देखिए कैसे ये ड्रोन मुंह से थर्माइट उगल रहा है। दावा है कि इसकी चपेट में आकर लोहा भी पिघल जाता है। दावा है कि साल 2025 में यूक्रेन इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की इसे कुर्स्क तक भेजने की तैयारी में है। यूक्रेन ने बेहद खास तरह की ड्रोन मिसाइलें भी तैयार की हैं। जी हां, सही सुना आपने, मिसाइल ड्रोन। यूक्रेन की पहली मिसाइल ड्रोन का नाम है पेक्लो। दूसरी मिसाइल ड्रोन का नाम पालानत्सिया रखा गया है। पेक्लो और पालानत्सिया यूक्रेन का बेहद खास हथियार है। दरअसल ये दिखती किसी क्रूज मिसाइल की तरह है, लेकिन काम एक ड्रोन की तरह करता है। पालानत्सिया की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 15 फीट है, वहीं इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेन इसकी रेंज 700 किलोमीटर होने का दावा करता है। यह 20 किलो से 50 किलो तक वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। 2025 में ज़ेलेंस्की ने ऐसी 3000 ड्रोन मिसाइल तैयार करने का फैसला किया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की नए हथियार जंग में लेकर आने वाले हैं, वहीं नए ट्रेन सैनिकों की टुकड़ी भी यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए तैयार है। इन सैनिकों को खासतौर पर पोलैंड में ट्रेनिंग दी गई है। ज़ेलेंस्की की तैयारियों से साफ है कि 2025 में रूस के लिए यूक्रेन में लड़ना बेहद मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस जंग को लगभग 3 साल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस अभी भी लगातार इस जंग में अपने जो हथियार हैं उसको डिप्लॉय नहीं किया है। और इसी बीच लगातार यूक्रेनी पोर्टल डिफेंस एक्सप्रेस की तरफ से खुलासा किया गया है। ऑर्शनिक मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीर इसमें प्रकाशित की गई। ऑर्शनिक का निर्माण कई साल से रूस में चल रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि मिसाइल के टुकड़ों में सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। मिसाइल के टुकड़ों में उत्पादन की तारीखें भी लिखी गई, यानी कब इसको प्रोड्यूस किया गया, कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, इसकी तारीखें भी इसमें लिखी गई हैं। और अब आपको रूस की ऑर्शनिक मिसाइल का पोस्टमार्टम या फिर उसकी पूरी जानकारी भी बता देते हैं। यूक्रेनी रक्षा विशेषज्ञ ऑर्शनिक मिसाइल के टुकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल मिसाइल के टुकड़ों को तस्वीरों में 21 अप्रैल 2017 की उत्पादन तारीख लिखी गई है। 2017-18 में ऑर्शनिक मिसाइल को असेंबल किया गया था। रूस ने 2010 से ऑर्शनिक मिसाइल को बनाना शुरू किया था। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो में दागी थी ऑर्शनिक मिसाइलें, और लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो ये सारे ऑर्शनिक मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं वो हैं जो 2017 में
उन्होंने मैन्युफैक्चर की थी। ऑस्ट्रिक मिसाइल की ताकत क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिक की शक्ति और उसकी ताकत क्या है ये आप समझ लीजिए। दरअसल ये सूर्य की तरह गर्मी पैदा कर सकती है। करीब 4000 डिग्री सेल्सियस इससे हीट जनरेट होती है और एल्युमिनियम लोहा गलाने की भी इसमें सक्षमता है और बिल्डिंग को भाप बनाने की ताकत इस मिसाइल में है। उल्फा जैसा लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे इसके प्रभाव से गहराई तक तबाही मचाई जा सकती है। यहाँ तक कि धमाके में से सब धूल धूल हो जाएगा, ऐसी ताकत भी क्षमता भी इसमें है। टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। किसी के पास रोकने की इसको क्षमता या फिर किसी के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इसको रोक सके। जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। इसकी जो रेंज है वो ऐसी है कि इसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। और नई रूसी मिसाइल से इसकी गति के बारे में भी आपको बता देते हैं। 12,300 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 3.40 किलोमीटर सेकंड से अधिक इसकी रफ्तार है। मिसाइल 6 वॉरहेड से लैस होती है। सभी वॉरहेड में सब म्यूनिशन लगाया हुआ था। इंटरसेप्ट करना इसे बेहद मुश्किल होता है। और रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर परमाणु जंग में तब्दील होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपनी पूरी शक्ति लगाकर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि जेलेंस्की अपनी हार टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सैनिकों और हथियारों की कमी ने जेलेंस्की की बेचैनी को और बढ़ा दिया है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बौखलाहट और देश को हार से बचाने के लिए यूक्रेन आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। न्यूक्लियर बम का प्रहार, न एटमी वॉरहेड से हमला, फिर भी एटमी धमाके से दहल सकता है रूस। क्योंकि अभी भी कुर्स्क में मौजूद है जेलेंस्की की सेना। अभी भी यूक्रेन के हथियारों की रेंज में कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट। रूस ने कजान में हमला किया, ओरियोल में हमला किया, रोस्टोव को भी दहलाया, लेकिन अब कुर्स्क में जिस तरह का हमला हुआ वो एक बड़ा संकेत है। अब तक के हमलों से यही लग रहा था कि जेलेंस्की की सेना रूस की सेना और तेल ठिकानों और एयरबेस को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रूस ने हमलों के इस सीरीज को आगे भी बढ़ाया है। रोस्टोव में यूक्रेन ने मिलेरोवो एयरफील्ड को निशाना बनाया। तातारस्तान में ड्रोन के गोदाम को भस्म कर दिया। लेकिन कुर्स्क में हाइमार्स से जहां हमले हुए वो लोकेशन बेहद अहम है। यूक्रेन अपनी जमीन पर कई इलाकों में हार का सामना कर चुका है। कई इलाकों में रूसी सेना का भीषण प्रहार हो रहा है। लेकिन रूस के एक ऑपरेशन ने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूस का कीव मिशन एक बार फिर आगे बढ़ रहा है। कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है बेलारूस से कीव की ओर बढ़ रही सेना। जेलेंस्की के पास मुकाबले के लिए न पर्याप्त सैनिक हैं, न घातक हथियार। यही वजह है कि अब जेलेंस्की को कीव बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। और ये रूस में एटमी धमाके से हो सकता है, और इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट आसान टारगेट है। जेलेंस्की के पास सीमित सैनिक हैं, सीमित हथियार हैं, लेकिन चुनौती रूस जैसे ताकतवर देश को जीत से रोकने की है। सबसे अहम कुर्स्क की जंग भी है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर कुर्स्क को खाली नहीं करना चाहता है।
यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक सर्वे भी कराया है। सर्वे के मुताबिक 60% यूक्रेनी चाहते हैं कि रूस पर एटमी हमला हो। 75% लोग चाहते हैं कि यूक्रेन एटमी हथियार इस्तेमाल करे। कीव की एक संस्था ने यह सर्वे कराया है। 50% लोग चाहते हैं कि देश में एटमी हथियार विकसित हो। अब सवाल है कि जब यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है ही नहीं, फिर ऐसे सर्वे का क्या मतलब? विशेषज्ञ मानते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने देश के लोगों की राय जानना चाहते थे ताकि दूसरे तरीकों से रूस पर एटमी हमला किया जा सके। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कजाकिस्तान से आ रही है। कजाकिस्तान में विमान हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई है। विमान अजरबैजान के बाकू से रूस के ग्रोज़नी जा रहा था और पक्षियों के झुंड से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ जब ये विमान पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया और इसमें करीबन 42 लोगों के मारे जाने की खबरें मिल रही हैं। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लैंडिंग स्ट्रिप पर किस तरीके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जब लैंडिंग कर रहा था तभी ये विमान पक्षियों से जा टकरा गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और देखिए ये और एक और नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रनवे पे बहुत दूरी तक ये विमान ऐसे सिमटता हुआ गया। और ख़ास बात ये भी कि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे विमान जब लगातार लैंडिंग कर रहा था तब पक्षियों से टकराया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहले लगातार मौसम ख़राब होने के चलते ये वापस लौट रहा था और जब लैंडिंग की जा रही थी, इमरजेंसी लैंडिंग, उसी समय ये हादसा हो गया। और ये तस्वीरें हादसे के बाद की हैं जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब ये आग की लपटें और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर इस प्लेन पर के पास पहुंची जो क्रैश हुआ था। वहां से कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया, लेकिन लगातार उस इलाके में, उस एयर स्ट्रिप पर किस तरीके की अफरा तफरी थी, किस तरीके के हालात थे, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर हम आपने आपको दिखाई कि कैसे ये प्लेन लगातार लैंड करता हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ, और दूसरी तस्वीर थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और वहां पर मौजूद अधिकारी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो उस विमान की है जो कई टुकड़ों में टूट गया था और उस विमान के कुछ हिस्सों से लगातार लोगों को निकालने का, रेस्क्यू कराने का काम भी जारी है। वहां पर अधिकारी भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें सर्वाइव भी किया है। और लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था। हादसे से पहले विमान ने कई चक्कर उस आसमान में लगाए थे। हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर आग भी लग गई। ये तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये